भारत में डॉक्टर बनने के लिए, देखिए भारत में डॉक्टर बनने मतलब डॉक्टर तो कई पार्ट में कई तरह के होते हैं। आर्ट्स लेकर क्या क्या जा सकते हैं। हाँ, इनका कहना है कि सर हम आर्ट्स लेके क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है यहाँ पर आई ए फर्स्ट ईयर, उसके बाद यहाँ पर होता है आई आई कॉम फर्स्ट ईयर, आई एस सी फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे पहला तो है आईआईटी। आईआईटी का नाम इससे पहले सुने हैं? तो बीएसएससी पर थे, बीएसएससी का फुल फॉर्म बता ही दिया। बीएसएससी के पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने ब्लॉक के जो सीईओ होते हैं, कर्मचारी का नाम आपने सुना होगा। कर्मचारी जो जमीन वगैरह, ये बात नहीं कीजिए। इनका एक टॉपिक है बिहार पुलिस, और शायद आप में से कई लोगों का हो सकता है ये टॉपिक। बिहार पुलिस में जाना है अगर आपको, तो देखिए रास्ते तो बहुत है जाने का, लेकिन स्पेसिफिक रास्ता कौन सा हो सकता है। जैसे अगर आपको कांस्टेबल बनना है, यूपीएससी, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, आप सब जानते होंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों से आप लोगों का ये क्वेश्चन था, टॉपिक था कि सर मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में जानना है, मुझे अपने गोल के बारे में जानना है कि मैं उस गोल या जो आपका एम है मैं उसे कैसे अचीव कर सकती हूँ, मुझे कैसे वो चीज़ को करना है, मुझे किसी चीज़ को अचीव करना है। जैसे कि मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब को पाना है, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो कोई भी एक वन बाय वन करके आप जो है पूछिएगा। पता नहीं कि सबका सवाल का जवाब हम दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन ट्राई करने में क्या आता है, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, इसको कहते हैं यहाँ पर व्हाट इज योर ड्रीम, टॉपिक है। अब आपको बताना है कि आपका क्या सपना है। हम ट्राई करते हैं आपको बताने का। वन बाय वन कोई खड़े हो जाइए, कोई एक व्यक्ति बताइए कि सर मुझे इसके बारे में जानना है। हाँ, डॉक्टर के बारे में जानना है आपको, ठीक, बैठ जाइए। तो आज का पहला सवाल जो है अभी का, वो सर डॉक्टर बनने के ऊपर है कि सर डॉक्टर कैसे बनते हैं, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर, यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉक्टर इन इंडिया, भारत में डॉक्टर बनने के लिए, देखिए भारत में डॉक्टर बनने मतलब डॉक्टर तो कई पार्ट में कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक किसी चीज का पर्टिकुलर कोई एक ये कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट बनना है। जैसे आप अपने जिला में देखते हैं कितने सारे डॉक्टर बैठते हैं। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है किसी विशेषज्ञ। जैसे कोई होता है ना, नाक का होता है, कोई कान का होता है, कोई दांत का होता है, कोई हाथ का होता है, कोई हड्डियों का होता है। तो अलग अलग जो होता है, जो स्पेसिफिक एक ही चीज को देखता है, उसे कहते हैं स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, विशेषज्ञ। तो डॉक्टर बनने का पहले तो प्रोसेस कहाँ से होता है वो समझिए। डॉक्टर बनने की शुरुआत 12th से ही हो जाता है। मतलब अगर आपने 12th में पीसीबी मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, तो आपके लिए डॉक्टर बनने का रास्ता एकदम साफ है। यहाँ पर पीसीबी हमने इसे लिखा है, हम पीसीएम लिख सकते हैं, लेकिन पीसीएम मतलब मैथ होता है। जो मैथ लेके पढ़ा है वो डॉक्टर कभी नहीं बन सकता है, ये याद रखिए। तो सब्जेक्ट का चयन आप लोगों को 10th पास करने के बाद ही कर लेना चाहिए कि मुझे क्या चीज में रुचि है और मुझे बनना क्या है। मान लिया किसी को बनना है इंजीनियर और वो लेके बायोलॉजी पढ़ रहा है, क्या वो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा कभी? किसी को बनना है डॉक्टर और वो लेके पढ़ रहा है मैथ, होगा नहीं। तो 10th के बाद ही डिसीजन ले लेना चाहिए कि किस चीज की तैयारी मुझे आगे करनी है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट का चयन भी करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को एसएससी देना है, यूपीएससी देना है, और वो जो है किसी और सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहा है, हालांकि वो पढ़ सकता है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा मतलब विभाग है जिसमें ग्रेजुएशन मानता है, और ग्रेजुएशन मतलब किसी भी तरह से
आप फिजिक्स लेके पढ़िए, मैथ लेके पढ़िए, जूलॉजी लेके पढ़िए, बोटनी लेके पढ़िए, कुछ भी लेके पढ़िए, लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया तब यूपीएससी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट होना होगा। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी ही लेकर पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो 12th में हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने बायोलॉजी लेके पढ़ा, पीसीबी। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी भी होता है, तो वो सब लिया होगा आपने, लेकिन मेन पीसीबी लेके आपने पढ़ा। पीसीबी लेके पढ़ा आपने, तो तैयारी जो की आपने 12th की, अगर आपने बढ़िया से किया होगा तैयारी, बढ़िया से मतलब क्या, और डीपली तैयारी किया होगा सारे सारी चीजों को, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो आप जो है डायरेक्ट क्या करेंगे, नीट का एग्जाम दे दीजिएगा, NEET नीट, ठीक है ना। ये एनडीए जो होता है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और डॉक्टर बनने का रास्ता आगे का साफ कर देती है। मतलब अगर डॉक्टर बनना है तो अगर आप प्राइवेट से जाएंगे एडमिशन लेने के लिए तो बहुत पैसे लग जाएंगे। अगर आपको एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनना है भारत में, तो 1 करोड़ तो लग ही जाएंगे। और 1 करोड़ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा रकम है। वो चाहे तो अगर पूरा जमीन वगैरह, घर वगैरह सब बेच दे तब भी नहीं हो पाएगा इतना पैसा, है ना। तो सरकार ने इसका एक प्रावधान लाया वर्ष 2017 में, नवंबर में ये आया था नीट, कि नीट के एग्जाम दीजिए, एनटीए इसका एग्जाम लेगी और उसमें अगर जो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा, पास कर जाएगा, पास क्या मतलब अच्छा रैंक आना चाहिए। ये जो है टोटल 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है ना। नीट जो है 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 600 से 650 कम से कम लाना है, तब जाकर के आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। 400, 300, 400, 350, 400, 500 पे रह जाएंगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, शायद एडमिशन भी ना हो पाए, क्योंकि रैंक के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो नीट का एग्जाम जो है हर साल निकलता है। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद नीट का एग्जाम देंगे, फिर अगर आपका अच्छा रैंक आया, एडमिशन हो गया, तो आपको कॉलेज मिलेगा एडमिशन के लिए, जिसको बोलते हैं मेडिकल कॉलेज, और उसमें जो पढ़ाई होगी आपकी वो MBBS का होगा। पहले MBBS 4 साल का होगा और 6 महीना या फिर 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि उसमें प्रैक्टिस करना होगा। जिस चीजों की नॉलेज आपने किताबी नॉलेज लिया है, अब उसका किसी हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिकल करना होगा। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पे डॉक्टर नया नया आया है, डॉक्टर मतलब नया नया आया है और वो किसी डॉक्टर का असिस्टेंट बना हुआ है, वो सारी चीजों को सीख रहा है ना। तो वो जो है वो पहले MBBS करते हैं, 4 साल का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो जाकर के इंटर्नशिप करते हैं। तो ये जो MBBS इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब कि जिस व्यक्ति ने MBBS कर लिया है वो दवाई भी लिख सकता है और वो सर्जरी भी कर सकता है, मतलब ऑपरेशन भी कर सकता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दवाई ही लिखते हैं, वो ऑपरेशन करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो दवाई भी लिखते हैं और वो ऑपरेशन भी करते हैं। तो MBBS करने के बाद कर सकते हैं दोनों। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो ये करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको करना पड़ेगा PG, और PG जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप स्पेशलिस्ट हो जाइएगा। PG में आपको किसी एक चीज का, सब्जेक्ट का आपको चयन करना पड़ेगा कि आप किस विभाग का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। किसका? पोस्ट ग्रेजुएशन होता है PG का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है या तो आप MBBS करने के बाद PG करेंगे और PG के बाद या नहीं तो फिर यहाँ पर जो होता है एक ये भी होता है MD, मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं आप, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है जो सिर्फ डॉक्टर का मतलब लेना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दवाई लिखने का काम करेगा। ये करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा या फिर PG करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं स्पेशलिस्ट। तो 12th के बाद आपको PCB PCB लेना है, नीट करना है। अगर आपको ये डॉक्टर नहीं बनना है, ऐसे तो आप ये सब करने के बाद अपना क्लिनिक खोल करके मतलब अगर आपने ये जो MBBS के फर्स्ट ईयर में जब होंगे ना, तभी से ही अपने नाम से पहले आप डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर स्टार्ट हो जाता है उसका नाम। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे करना क्या है, तो मुझे नर्स बनना है या फिर मुझे क्या करना है, दवाई कंपनी में काम करना है, ठीक है ना, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जा सकते हैं। तो उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा आपको। जैसे सिंपल सा कोर्स क्या करना है, अगर हम इसके डॉक्टर से हट के बात करें तो डॉक्टर से हट के अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 12th मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट जाना है तो आपको 12th तो लेके पढ़ना पड़ेगा, PCB बायोलॉजी लेके तो पढ़ना ही पड़ेगा।
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नर्स बनना है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या कर सकते हैं यहां पर जीएनएम, एएनएम, ये सब कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप बी फार्मा कर सकते हैं, या फिर आपको जो है एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर का कोई कोर्स कर सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट यहीं से तय होता है कि 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे आता है, आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको, और कुछ अगर इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है आपको, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें छूट भी जाएंगी, एक ही क्लास में सब कुछ कवर करा देना मुश्किल होता है। तो क्या आपको समझ में आई ये चीज? अब आप 12th कर लिए क्या? 12th कर रहे हैं, बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं? हाँ तो ठीक है। आज चाहिएगा तो एक्स्ट्रा में मैथ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथ ले लीजिएगा तो क्या होगा ना, फायदा ये होगा कि अगर चले जाएगी घर, छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर आप बायोलॉजी में थोड़ा कम नंबर आया और मैथ में ज्यादा नंबर आया, तो यहाँ पे मैथ का काम होगा ना, मैथ वाला फॉर्म आएगा, वहां पे मैथ वाला भी फॉर्म आप भर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई फॉर्म आया हुआ जिसमें मैथ मांगा जा रहा है, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ज्यादा होगा या बराबर होगा तब, नहीं तो ये आपका हट जाएगा। चलिए अब आते हैं, इसको चेंज करते हैं टॉपिक को। ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, हाँ इतना जरूर बता देंगे कि आपको आगे काम आ जाए। और कोई नेक्स्ट? आर्ट्स लेकर क्या क्या जा सकते हैं? हाँ इनका कहना है कि सर हम आर्ट्स लेके क्या क्या कर सकते हैं। आर्ट्स, तो आर्ट्स जो है ना, आर्ट्स को आपको चयन करना पड़ेगा इसी से। कहां से? तो अगर आपने 10th किया है तो 10th में तो कोई सब्जेक्ट का चयन नहीं करना होता है, वहां पर आपका जो है सबको कॉमन ही पढ़ना होता है। लेकिन 10th के बाद जैसे आपने 10th पास किया, 11th में गए तो वहां पे आपको सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें विभाग की, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक होता है यहाँ पर आई ए फर्स्ट ईयर, उसके बाद यहाँ पर होता है आई कॉम फर्स्ट ईयर, आई एस सी फर्स्ट ईयर, आई ए मतलब इंटरमीडिएट आर्ट्स, आई कॉम मतलब इंटरमीडिएट कॉमर्स, आई एस सी इंटरमीडिएट साइंस। ये फर्स्ट लगा हुआ मतलब 11th, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है मतलब 12th, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या लेके पढ़ा है, वो आप लोगों का डिसीजन था कि आपने आर्ट्स लेके पढ़ा है, कॉमर्स लेके पढ़ा है कि साइंस लेके पढ़ा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10th के बाद 11th में आर्ट्स ले लिए हैं तो आप आर्ट्स से फिर वापस साइंस में नहीं जा सकते हैं या कॉमर्स में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने साइंस लेके पढ़ा है तो फिर आप वापस मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आ सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर आर्ट्स लेके पढ़े हैं तो साइंस में या कॉमर्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये साइंस से लेके पढ़ा है तो फिर आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं और आर्ट्स में भी जा सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि सर आर्ट्स से क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं आगे के लिए। तो आर्ट्स में आपने 11th 12th पढ़ा आर्ट्स लेकर के, फिर जब 11th 12th में जाएंगे, 11th 12th कंप्लीट हो जाएगा, 12th फाइनल हो गया मतलब इंटर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप बहुत सारा फॉर्म आता रहता है। या तो आप जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, बिहार पुलिस हो या फिर आपको एसएससी का हो या किसी भी तरह का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर आपको किसी चीज का स्पेशलिस्ट, किसी चीज का प्रोफेसर बनना है ना, मान लीजिए आपको इतिहास का प्रोफेसर बनना है, तो इतिहास का प्रोफेसर बनना है या हिंदी का प्रोफेसर बनना है या किसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है, तो आप इसी से आगे पढ़ेंगे। इससे क्या करेंगे, आगे आप करेंगे बीए, ठीक है ना। यहाँ पे आईए था, अब हो गया बीए, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी कॉम, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर बीएससी, मतलब ये था इंटरमीडिएट, और ये हो गया बैचलर, बी मतलब बैचलर, ठीक है ना। इंटरमीडिएट आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ साइंस। आइए, तो ये चीजें हैं। अब इनका कहना है कि हम इसी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सब को नहीं देखना है मुझे, इसी से आगे बढ़ते चलिए। आपने बीए कर लिया, बीए करने के बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, हाई स्कूल से नीचे तक का जो टीचर होते हैं उनको टीचर ही कहते हैं, ठीक है ना। हाई स्कूल से जो टीचर ऊपर बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो जैसे कि 9th के बाद 9th में गए,
10th में गए तो वहां पर भी टीचर ही होते हैं, लेकिन वहां पे हाई स्कूल के टीचर कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर हाई स्कूल का टीचर जब कंप्लीट हो जाता है, मतलब हाई स्कूल के बाद फिर जब वो बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो मान लीजिए एमएससी कंप्लीट कर लेते हैं, पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, तो वो जो है क्या कहलाते हैं, प्रोफेसर। जब वो पीएचडी कंप्लीट करते हैं तब जाकर के वो प्रोफेसर कहलाते हैं, है ना। तो जाकर के वहां पर और फिर वो किसी भी जहां पे कॉलेज में वैकेंसी खाली है वहां पे वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉलेज के जो टीचर होते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है, ठीक है ना। उसको डीन के नाम से, जो उसका हेड होता है, जैसे हाई स्कूल के टीचर को हेड जो होता है ना उसको हेड मास्टर कहते हैं, तो उसी तरीके से जब कॉलेज का हेड होता है, हेड टीचर जो होते हैं उनको डीन कहते हैं, डीन के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। उसका एक अलग से इतिहास है, उसके बारे में जानेंगे। तो कॉमर्स से जो है, सॉरी आर्ट्स से जो है बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे नहीं है कि जो है सिर्फ साइंस वाले का रास्ता है, आर्ट्स वाले के पास भी है, जनरल कॉम्पिटिशन में जा ही सकता है, किसी प्रोफेसर तो बन ही सकता है, उसके साथ ही साथ वो यूपीएससी में उसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यूपीएससी बहुत आसान तरीके से वो मतलब जब वो आर्ट्स लेके पढ़ेगा तो उसके लिए तो यूपीएससी में आसान हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस पूरा आर्ट्स बेसिस पे है, आर्ट्स में सारा कुछ इतिहास वगैरह पढ़ना होता है, सारा कुछ, ठीक है ना, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होता है, तो ये अच्छा स्रोत हो सकता है इसके लिए भी। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो शायद हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाए। इतना समझ में आया आपको, और कुछ पूछना है? चलिए इसे मिटा दे। नेक्स्ट, और किसी का कुछ कहना है? क्या करना है? ट्रेडर बनना है। ट्रेडर के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता है, ठीक है ना। ट्रेडर के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता है, एक नई चीज उभर रही है ट्रेडर के नाम से, ठीक है ना। ट्रेडर मतलब पैसे कमाने का एक रास्ता है, और मोबाइल में पैसा लगाइए और वो आ जाएगा। शेयर मार्केट का एक भाग है। अब शेयर मार्केट कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप। शेयर मार्केट का नाम सुने हैं? एक दो लोग सुने होंगे, बाकी लोग नहीं सुने होंगे। शेयर मार्केट जो होता है, जैसे कि आप किसी चीज के, मान लीजिए कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और ये अमेरिका की कंपनी है। ये इसका जितना वैल्यू है ना, जितना वैल्यू है इसका, इसके मान लीजिए इसका जो है 250 करोड़ इसके वैल्यू है इसके कंपनी का। तो ये अपने शेयर को क्या करती है, शेयर मार्केट में रिलीज करती है कि इसके शेयर को जो जो खरीदना चाहता है खरीद सकता है। मतलब कि अगर आपका मन हो रहा है कि हमारा भी हिस्सा होता माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं ऑनलाइन, और आप उस कंपनी का जो है वो शेयर जाकर के थोड़ा खरीद सकते हैं। जैसे कि छोटा सा शेयर हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, तो शेयर छोटा सा शेयर हो सकता है, मान लीजिए कि 1000 रुपए का हो सकता है एक शेयर। वैसे बड़ा कंपनी तो बड़ा होता है। शेयर मार्केट के लिए एक अच्छा सा जो है आपको पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा। इतना जानिए कि किसी भी चीज को मतलब शेयर, आप ट्रेडिंग के बारे में कहे ना, तो ट्रेडिंग के बारे में वही चीज है, कई तरह का ट्रेडिंग आ गया है। इसका ज्यादा हम प्रमोशन तो नहीं कर सकते और न ही इसके बारे में ज्यादा हम कुछ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसको नॉलेज नहीं भी होता है वो भी इसमें कूद पड़ता है और अपना सारा पैसा गवा बैठता है। मतलब एक तरह से कहे कि जितना आपके पास पैसा है ना, उस पैसे को आप शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, और अगर उसका प्राइस बढ़ा तो आपने 1000 लगाया, तो हो सकता है कल होकर के उसका प्राइस 10,000 हो जाए, और हो सकता है कि 1000 जो लगाए थे आप वो 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है, जब तक इसके बारे में नॉलेज नहीं हो नहीं भरना है, उसमें जाना ही नहीं है, ठीक है ना। गर्ल्स को तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा ज्यादा कि ये शेयर मार्केट होता क्या है। बॉयज ने कहा है, तो शेयर मार्केट इसका कोई कोर्स नहीं है, अब उससे इसके बारे में सीखना होगा, अनुभव लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ? कहाँ गए जी, बुलाए नहीं? अरे बोलिए ना उनको, क्या अटेंडेंस लगा लीजिए, सेशन ग्रीन नहीं हो रहा है आप लोगों का, रुक गया है। क्या चीज? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो है, एक्चुअली में जहां तक मुझे पता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्ट का डॉक्टर होता है, दिल का डॉक्टर होता है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम तब आता है जब आप अनाप शनाप खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा तैलीय चीज खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका हार्ट जो होता है ब्लॉक होने लगता है धीरे धीरे करके। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए जो होता है, जो डॉक्टर बनते हैं, उस डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, उसको कहते हैं दिल का डॉक्टर। तो बनने के लिए आपको वही एमबीबीएस के बाद स्पेशलिस्ट बनना होगा कार्डियोलॉजिस्ट में जाकर के, ठीक है ना। पीजी जो करेंगे ना आप, तो पीजी के टाइम में ही कार्डियोलॉजिस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वही चीज नीट निकाल के आइए, एकदम आसान हो जाएगा पढ़ाई आपके लिए। और कुछ? बीएसएससी
बीएससी या बीएसएससी? बीएसएससी। आइए यहाँ पे देखते हैं बीएसएससी, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी। बीएसएससी के थ्रू जो है बीएसएससी का फुल फॉर्म तो बता ही दिया। बीएसएससी के पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने ब्लॉक के जो सीईओ होते हैं, कर्मचारी का नाम आपने सुना होगा। कर्मचारी जो जमीन वगैरह देखने मतलब नापने वगैरह जो काम करते हैं, मतलब एक तरह से जमीन का राजस्व भूमि विभाग उनका होता है। तो बीएसएससी के थ्रू जो है आप ब्लॉक लेवल पे जॉब ले सकते हैं। ये बीएसएससी है। किसी दूसरे राज्य में जेएसएससी हो सकता है, जैसे झारखंड का है जेएसएससी हो सकता है, यूपी का है तो यूपीएसएससी हो सकता है, अगर मध्य प्रदेश का है तो एलपीएसएससी हो सकता है। तो अलग अलग राज्य अपना अपना वैकेंसी निकालता है कर्मचारी आयोग, अपना अपना स्टाफ। तो बीएसएससी के थ्रू जो है बीएसएससी जो है 10th के बाद 12th के बाद इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। इसका एग्जाम 2 लेवल पे होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है, ठीक है ना। तब जाकर के आपका जो है बीएसएससी में आपका सिलेक्शन होता है। बीएसएससी पास करने के बाद आप ब्लॉक लेवल पे जॉब ले सकते हैं। ब्लॉक लेवल में पहला पोस्ट तो आप कर्मचारी का हमने बता दिया, जो सबसे फेमस है पोस्ट। उसके बाद ब्लॉक में और भी बहुत सारे पोस्ट है, तो वो सारे पोस्ट लगभग इसी से आते हैं, ठीक है। और कुछ क्या चीज, जोर से बोलिए। जज, अच्छा हाँ, जज के बारे में। तो जज जो बनते हैं ना, देखिए जज बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 10th + 12th करना होगा, 10 + 2। 12th करने के बाद आपको तुरंत ही एलएलबी का फॉर्म भरना है। एलएलबी समझते हैं ना, मतलब पहले आपको क्या करना है, ये जो वकील होते हैं है ना, पहले आपको वकील बनते हैं, क्योंकि जज डायरेक्ट नहीं बनते हैं लोग। जज बनने के लिए वकील वाले रास्ते से होकर के गुजरना होता है। मतलब कि पहले आपको वकील बनना पड़ेगा। वकील बनने के बाद 5 से 6 साल का अपने कोर्ट में किसी भी जगह पर वहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 से 6 साल मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा जितना होगा उतना अच्छा होगा। तो जो कोर्ट में जज बनते हैं वो 3 लेवल पे बनते हैं। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, सॉरी हाई कोर्ट जो होता है इसमें कैपिटल में होता है, राजधानी में होता है, और लास्ट वाला होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लोअर मतलब डिस्ट्रिक्ट का हो या आपका जो है इसका बनना है हाई कोर्ट का, तो उसके लिए आपको पहले तो एलएलबी करना होगा। एलएलबी के बाद अगर चाहे तो डबल एलएलबी कर सकते हैं। एक मूवी भी आया था एलएलबी, आप देखे होंगे शायद, है ना। तो एलएलबी मूवी भी आया था, तो उसको भी देख के आप थोड़ा सीख सकते हैं, उसमें बहुत कुछ सिखाया गया है। खैर आप जो है 12th के बाद एलएलबी करेंगे। एलएलबी अलग से कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के मतलब 12th कर लिए और आप जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग करने या बीए करने जा रहे हैं। बीए नहीं करना है, एलएलबी करना है, ठीक है ना। बीए एलएलबी वो करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स, तब किसी भी कोर्ट के अंदर, जहाँ पे कोर्ट होता है ना, वकील आपने समस्तीपुर देखे होंगे आप लोग, कितने सारे कोर्ट में वकील बैठे हुए होते हैं। तो वहां पे पहले आपका जो है लड़ने का, जो वकील के सामने जज के सामने जो बैठने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लगभग 5 से 6 साल का। तब जाकर के आपका फॉर्म आता है जज का, और जज का फॉर्म वही भरते हैं जो वकील बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है ग्रेजुएशन कर लिया है तो जज वाला फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए वकील से होकर गुजरना होता है। और कुछ बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। दिखा जरा उसको ग्रीन कर लीजिएगा फटाफट। देखिए बात नहीं कीजिए, इनका एक टॉपिक है बिहार पुलिस, और शायद आप में से कई लोगों का हो सकता है टॉपिक। बिहार पुलिस में जाना है अगर आपको, तो देखिए रास्ते तो बहुत है जाने का, लेकिन स्पेसिफिक रास्ता कौन सा हो सकता है। जैसे अगर आपको कांस्टेबल बनना है, क्योंकि पहला पायदान शुरुआत वहीं से होता है उस लेवल में जाने का। तो जाने के लिए कांस्टेबल अगर आपको बनना है तो 10th पास कीजिए, और बिहार कांस्टेबल का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आता है। 10th के बाद अगर आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो गया है और आपका हाइट वेट सब कुछ ठीक है, तो आप फॉर्म भरिए डायरेक्ट। उसका पहले एक एग्जाम होगा। एग्जाम में अगर आप निकल गए, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले बताएं आप लोगों को, तो एग्जाम निकल गया
तो डायरेक्ट क्या होगा, फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डायरेक्ट फिर ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको कांस्टेबल नहीं बनना है, अगर आपको कोई और बनना है, जैसे कि अगर आपको बनना है एसआई, ऐसा का मतलब सब इंस्पेक्टर होता है, सॉरी सब इंस्पेक्टर होता है, और ये जो होता है ना एसपी जो होता है ना, उसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसआई का फुल फॉर्म हो गया सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर गांव अपने बिहार में दारोगा के नाम से फेमस है, ठीक है ना, दारोगा बनने के लिए। तो अगर दारोगा बनना है ना, तो आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएट होना होगा। ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप साइंस से कीजिए, कॉमर्स से कीजिए, आर्ट्स से कीजिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कुछ भी लेके पढ़िए लेकिन ग्रेजुएट होने चाहिए। और फॉर्म भरिएगा, एसआई का फॉर्म आता है, फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद पहले होगा प्री, फिर उसके बाद होगा मेंस। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, उसके बाद मेंस में लिखना पड़ता है, आंसर राइटिंग करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है फिजिकल, फिर उसके बाद होता है मेडिकल। ऐसा ही फिजिकल मेडिकल ऊपर नीचे होता रहता है, और फिर लास्ट में तब होता है रिजल्ट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तब रिजल्ट आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले दरोगा का रिजल्ट आया है, देखिए ना, दरोगा का रिजल्ट आया है। तो एज लिमिट भी इसमें बड़ा एक फैक्टर होता है, एज लिमिट, कि अगर एज उतना नहीं हुआ, जैसे अभी इस बार क्या किया है कि जिसका उम्र 1995 के पास था, जिसका उम्र 1995 था, उन्हीं लोगों का रिजल्ट आया है। और जिनका उम्र 1995 के बाद 1996 था, भले ही उनका नंबर ज्यादा हो, लेकिन उसको छांट दिया है। मतलब ये क्या कर दिया है कि अभी आप छोटे हैं, अभी आपका उम्र नहीं हुआ है, ठीक है ना। दरोगा बनने के लिए आपका उम्र अभी नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर एज फैक्टर भी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। जिसका उम्र यहाँ पे था उसको ले लिया, इसका नहीं था उसको नहीं लिया, ठीक है। एज कैटेगरी वाइज होता है क्या, मतलब एज लिमिट बता रहे हैं इसमें। एज लिमिट जो होता है ना इसमें 25 से लेकर के 29 के बीच में, कैटेगरी वाइज, यही पूछ रहा है ना आपका, यही होता है। वैसे नोटिफिकेशन जब आता है, किसी बच्चे का फॉर्म आता है, उसका नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया जाता है कि आपका एज जो है 1 साल पहले काउंट होगा कि 1 साल बाद काउंट होगा। जैसे बिहार पुलिस वाला जो कांस्टेबल का फॉर्म आया था ना, उसमें क्या था कि जो 2023 में फॉर्म भरने वाला था, उसका 2022 में यानी 1 साल पहले उसका 18 वर्ष हो जाना चाहिए था। अब कहेंगे सर हमारा तो 2023 में तो 18 वर्ष होने वाला है, तो फॉर्म भर सकते, तो नहीं भर सकते। जैसे अभी नया फॉर्म आएगा फिर से, तो उसमें पता नहीं क्या रूल देता है कि फिर से कहेगा कि 1 साल बैक वाला, कि 2023 में जिसका 18 वर्ष हो गया वही फॉर्म भर सकता है, जिसका 2024 में 18 वर्ष होगा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ऐसा हो सकता है, रूल अपना निकाल सकता है वो, ठीक है। तो अब आगे बढ़े क्या, और कुछ पूछना है इसमें, ग्रीन हुआ कैसे, और किसी को क्या जानकारी लेना है आईआईटी के बारे में, और क्या कहना है आपका जी, यूपीएससी के बारे में, एक आईआईटी और एक यूपीएससी। हंसेगा कोई नहीं, तो बड़ी पिटेंगे उसको, हंसेगा कोई नहीं। सब अपना अपना ड्रीम बता रहा है, सबका ड्रीम हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है ड्रीम, ठीक है ना। तो कुछ लोग शर्म के मारे नहीं बोल पाते, जैसे आप में से कुछ लोग उसमें हंस देगा, फिर अगला कोई पूछ नहीं पाएगा कि सर मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है। तो सबसे पहली बात तो शर्म और डर को भूल जाइए, ठीक है। दूसरी बात, इग्नोर करना सीखिए, ठीक है ना, इग्नोर बहुत जरूरी है करना। तो यहाँ पे पहला तो है आईआईटी। आईआईटी का नाम इससे पहले सुने हैं, सुने हैं ना, क्योंकि हम ही बताए होंगे आप लोग, इसलिए आप लोगों को पता भी होगा। तो आईआईटी जो है ये बहुत बड़ी संस्था है जो क्या कराती है, ये एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद एडमिशन लेती है पढ़ाई के लिए। ये डायरेक्ट मतलब कि आप आईआईटी पास, आईआईटी में एडमिशन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है जॉब हो गया। आईआईटी में जाकर के पढ़ाई करना होता है, जैसे डॉक्टर बनना है ना तो नीट करना पड़ेगा, उसी तरीके से अगर इंजीनियर बनना है, बड़े क्या वही बता रहे हैं आईआईटी के बारे में। एक बड़ा इंजीनियर बनना है अगर आपको, जैसे इसरो वगैरह का इंजीनियर बनना है, या जैसे सुनने होंगे आप लोग बड़ा बड़ा पुल बनता है, तो एकदम से मतलब बड़ा पैकेज, बड़े कंपनी के लिए काम करना है अगर आपको, तो आईआईटी वगैरह आप कर सकते हैं। या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वो भी हाई लेवल का, मतलब इंडिया के बाहर भी उसका नाम हो, इंडिया में तो नाम हो ही, इंडिया के बाहर भी उसका नाम हो, तो वो आईआईटी पास करते हैं। आईआईटी में पहले आपको एडमिशन लेना होता है, 12th के बाद
ट्वेल्थ के बाद अगर आपका मतलब ट्वेल्थ में आपने मैथ या फिजिक्स लेके पढ़ा है तो डायरेक्ट आप आईआईटी का फॉर्म जो होता है उसका एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे, तैयारी कीजिएगा, मेरिट बन जाएगा, एडमिशन होगा। पहले जब एडमिशन हो जाएगा तो पढ़ाई का खर्च बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। वहां रहने सहने का आपको खर्च लगेगा, ज्यादातर खाने पीने का खर्च लगेगा, पढ़ाई का खर्च नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसी कोर्स को जा करके आप प्राइवेट से कीजिएगा डोनेशन दे करके, तो इसमें भी आपको लगभग 50 से 60 लाख रुपया लग जाएगा, या उससे कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है। ठीक है ना। तो इसके ये कर लेने के बाद आपका लाइफ तो सेट हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिलेगा आपको। ठीक है ना। और कुछ? ट्वेल्थ के बाद आईआईटी। देखिए ट्वेल्थ के बाद ना सारे रास्ते खुल जाते हैं आप लोगों के लिए, सारे रास्ते। बिहार पुलिस में जाना है जाइए, डॉक्टर बनना है वहीं से शुरुआत हो गई, टीचर बनना है वहीं से शुरुआत हो गई, समझ में आया? तो ये चीज भी आपका ट्वेल्थ के बाद ही स्टार्ट हो जाता है आईआईटी के लिए। उनका कहना है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, आप सब जानते होंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में कहते हैं इसको, संघ लोक सेवा आयोग। अब इसमें क्या क्या होता है वो समझिए। देखिए यूपीएससी जो है ना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो भारत के टॉप क्लास के ऑफिसर्स होते हैं उसका वो चयन करती है, उसका एग्जाम लेकर के और उसको बहाल करती है। तो ये जो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें से 4 प्रमुख है, 4 में से 2 ही ज्यादा फेमस है। एक का नाम आपने सुना होगा आईएएस, दूसरे का नाम आपने सुना होगा आईपीएस, तीसरे का आपने नाम सुना होगा शायद आईएफएस, आईआरएस। अब समझिए बारीकी से। पहला है यहाँ पर आईएएस, इसे आम बोलचाल में डीएमबी कहते हैं। इसका आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस का फुल फॉर्म। डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। जो आईएएस बन जाते हैं उसी को डीएम कहा जाता है, जिला का मालिक। ठीक है। दूसरा होता है आईपीएस, इसको जो है एसपी के नाम से भी जानते हैं, एसपी के नाम से भी जानते हैं। तो आईपीएस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है। इंडियन पुलिस सर्विस, और ये पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसे आम बोलचाल में गांव भर में एसपी के नाम से जानते हैं, और एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि सिविल का जो है हेड ये होगा। और जो जितने भी थाना आते हैं जिला में, सबका हेड एसपी होता है। चाहे किसी भी थाना में जो भी दरोगा है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, लेकिन वो हमेशा एसपी के नीचे ही काम करेगा। अगर वो एसपी चाहेगा तो 1 मिनट में दारोगा को दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकता है, अगर चाहे तो उसे सस्पेंड कर सकता है। अभी आपने जिला में तो देखा ही है कितना खेला हुआ है, सुने कि नहीं सुने? कितना पुलिस वाले का इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, पता है ना? अपने जिला के एसपी कौन है पता है आप लोगों को? कौन है अपने जिला के एसपी? जिला के एसपी विनय तिवारी जी का नाम सुने होंगे आप लोग। उनके साथ डीएम है, उनका क्या नाम है? डीएम का क्या नाम है अपने जिला के डीएम का? क्या? योगेंद्र, हाँ ऐसा ही करके है कुछ जो है वो डीएम है। ठीक है ना। तो दोनों का पोस्ट जो है सेम है, क्योंकि वो दोनों ही यूपीएससी क्लियर करके आए हैं। ठीक है ना। 2 ज्यादा फेमस है आईएएस आईपीएस। ये हो गया पुलिस का हेड और ये सिविल का हेड। मतलब ये डीएम चाहेगा तो ब्लॉक का जो वीडियो होता है उसको भी सस्पेंड कर सकता है, अगर चाहेगा तो टीचर को भी सस्पेंड कर सकता है अगर कुछ धांधली करते हुए पकड़ा गया तो। मतलब ये डीएम और एसपी का इतना पावर होता है। अब एक्चुअली में दोनों का काम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आपको डीएम के बारे में। डीएम का काम होता है अपने क्षेत्र का विकास करना। क्षेत्र का विकास मतलब क्या? अपने जिला को डेवलप करना, क्राइम को कम करना। और जो आईपीएस होते हैं यानी कि एसपी होते हैं, ये क्राइम को रोकने का काम करते हैं, मतलब क्राइम होने के बाद रोकने का काम करते हैं, और ये क्राइम से पहले रोकने का काम करते हैं। मोटी मोटी भाषा में समझिए। और पुलिस तभी ना आता है जब कुछ हो जाता है,
ऐसा तो नहीं आता आपके घर में चाय पीने के लिए, ऐसे होता है क्या? नहीं ना। हाँ, अब आते हैं तीसरे सर्विस के ऊपर में, इसका नाम है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस क्या मतलब क्या होता है कि इसमें जो भारत के ऑफिसर्स होते हैं वो इंडिया के लिए, भारत के लिए दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं। ऐसा होता है ना कि आपने सुना होगा विदेश मंत्रालय का नाम। विदेश मंत्रालय में क्या होता है कि जो इंडिया के ऑफिसर होते हैं यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, IFS चयन करते हैं अपना IFS, तो 6 महीना इंडिया के अंदर काम करना होता है ना, और 6 महीना इंडिया के बाहर रह करके इंडिया के लिए काम करना होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर है IRS, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू का मतलब होता है यहाँ पर, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम आपने सुना है, ठीक है ना। तो मतलब जो वित्त मंत्रालय का से कि यहाँ पे जो पैसों का लेन देन वाला काम होगा, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी के घर में छापा मरा है और उसके घर से जो है इतना इतना कैश बरामद हुआ है ना, तो उसका हेड कौन होता है? ये IRS होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। जो ऑफिसर होते हैं ना वही होते हैं, इनकम टैक्स का जो है सबसे हेड यही होते हैं, और ये सारे के सारे जो बनते हैं वो यूपीएससी क्लियर करके ही बनते हैं। ठीक है, क्या अभी भी इसमें कुछ पूछना है, कुछ जानना है? अब आते थोड़ा सा इसके बारे में कि सर हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को, वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए अगर आपको इसमें से क्लियर हो गया क्या, बस ये लास्ट है, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन आपका बच जाएगा उसको फिर किसी और क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपीएससी के बारे में। अरे लास्ट में लोगों का कैप्चर कर लीजिए भाई, रिकॉर्ड थोड़ा कर लीजिए। तो यूपीएससी क्लियर करने के बारे में थोड़ा बता दें आपको कि यूपीएससी वही कर सकता है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा। ग्रेजुएशन का मतलब है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट फाइनल कर लिया, तो यूपीएससी जो है जो ग्रेजुएशन कर लिया है, मान लीजिए किसने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, किसी भी तरह का जो है उसने कोर्स किया है, या उसने अगर डॉक्टर भी बन गया है, मतलब एमबीबीएस भी कर लिया है, तब भी वो एमबीबीएस में मतलब करने के बाद वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, क्योंकि वो ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट जैसे ही हो जाएगा वो फॉर्म को भर सकता है। तो ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है, 21 साल में मिनिमम एज लिमिट है। ठीक है ना, और कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? बाकी सबका तो एग्जाम का लिमिट नहीं होता है उतना, लेकिन इस एग्जाम का लिमिट है कि जनरल कैटेगरी से है तो 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना, क्या? हाँ, लिमिट होता है हर जगह का, हर चीज का। इसका भी लिमिट है यूपीएससी का, जनरल कैटेगरी से तो 6 बार दे सकते हैं एग्जाम, 6 अटेम्प्ट। SC/ST से है तो उसका अटेम्प्ट अलग है, ओबीसी से है तो उसका अटेम्प्ट अलग है, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका अटेम्प्ट अलग है। ठीक है ना, इसका सिलेबस वगैरह वही है कि आप पहले एनसीईआरटी मजबूत कर लीजिए, उसके बाद आगे का फॉर्म। ठीक है ना, चलिए तो अब रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया क्लास, क्योंकि ज्यादा थोड़ा डीपली बता पाना मुश्किल हो जाता है, क्लास भी देखना है, सब कुछ देखना होता है, इसीलिए इसको यहाँ स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे। अभी के लिए सब लोग क्या बोलते कर लीजिए।